हम दिखाएं। उसके बाद जो है उनके स्कूल नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। तीसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज पहुंचेंगे इटली। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को लेकर 1 जून से चलेगा देश भर में खेत बचाओ अभियान। राज्य में अल्पवृष्टि संभावना को लेकर तैयारियों में जुटा कृषि विभाग। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। लोहरदगा से ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 4पहिया वाहन और 2 मोबाइल जब्त। और देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में आज चलाया गया स्वच्छता अभियान। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों ने भी किया श्रमदान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा से नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी। अपने दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही सभी 5 नॉर्डिक देशों के शासनाध्यक्षों के साथ मुलाकात भी करेंगे। नॉर्वे में आज का जो दिन है वो भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आज ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पीएम का यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। नॉर्डिक देशों का महत्व काफी ज्यादा है। 5 नॉर्डिक देश जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। इनकी आबादी करीब 2.5 करोड़ है और जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। प्रति व्यक्ति जीडीपी यूरोपीय औसत से 2 गुनी है। यहां तक कि फोर्ब्स 2000 की लिस्ट में 60 नॉर्डिक कंपनियां हैं, जबकि भारत में करीब 700 नॉर्डिक कंपनियां काम कर रही हैं। नॉर्डिक देशों की बात करें तो भारतीय कंपनियों का भी वहां पर वर्चस्व है और कुल द्विपक्षीय व्यापार अगर बात करें तो करीब 19 अरब डॉलर का है। नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर के, नॉर्डिक देश मिलाकर के 5 देश को मिला दें तो यूरोपीय संघ की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वो शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज इटली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की यहां अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। नॉर्वे में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अगले पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे और आज शाम वो इटली के लिए रवाना होंगे। उनकी 5 देशों की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम मोदी इस दौरान अपने समकक्ष मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ भी मुलाकात करेंगे। अलावा पीएम मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश काफ़ी बढ़ा है। भारत इटली में व्यापार बढ़कर के 14.25 बिलियन यूरो हो चुका है। 2029 तक 20 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। रेमिटेंसेस की बात करें तो 2025 में भारत का निर्यात 8.55 बिलियन यूरो रहा। द्विपक्षीय व्यापार 2029 तक 20 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। रेमिटेंसेस में 594 मिलियन, सेवाओं का व्यापार करीब 1.33 बिलियन। भारत इटली का 14वां सबसे बड़ा आयात का स्रोत और भारत में लगभग 800 इटालियन कंपनीज मौजूद हैं जो कि फैशन, ऑटोमोटिव, रसायन, ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने एक अंग्रेजी अखबार में संयुक्त आलेख लिखा है, जिसमें भारत स्वीडन के साझा रोड मैप की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में एक संयुक्त आलेख लिखा है, जिसका शीर्षक है इंडिया एंड स्वीडन डिलीवरिंग ग्रोथ, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी।
टुगेदर। इस लेख में दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि दुनिया इस समय भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक विखंडन और जलवायु संकट जैसे दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में वैश्विक सहयोग ही स्थिर और टिकाऊ विकास का रास्ता बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद और साझा जिम्मेदारी को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन संकट और औद्योगिक बदलाव जैसी चुनौतियों का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। लेख में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए लिखा गया, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में उसकी भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया। वहीं स्वीडन को स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग और नवाचार आधारित विकास मॉडल का अग्रणी उदाहरण बताया गया। लेख में कहा गया कि स्वीडन ने उत्सर्जन कम करते हुए भी आर्थिक विकास की गति बनाए रखी है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने लीड IT यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल को भारत स्वीडन सहयोग का बड़ा उदाहरण बताया। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को आर्थिक सहायता कर सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मरांडी ने कहा कि देवासी हेम्ब्रम गरीब परिवार से आती हैं। खेल की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है। उन्होंने देवासी को अपने स्तर से आगे भी आर्थिक सहयोग करने का वचन दिया है। समाज के बच्चे है तो एक बच्चे को तो हम पढ़ा सकते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतना नहीं कर सकते। तो कम से कम एक बच्चे के तो हम इतना कर ही सकते हैं व्यवस्था। भारत सरकार के कृषि विभाग और ICAR प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को लेकर 1 जून से 15 दिनों तक देशव्यापी खेत बचाओ अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांव में जाकर किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संतुलित खाद का उपयोग करने के लिए जागरूक करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस साल खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, ICAR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो तत्व है, उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। मतलब जिस तत्व की कमी हो उसके हिसाब से कौन सा खाद डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। कई बार वो अनावश्यक डाला जाता है क्योंकि हम खाद भी इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए एक अभियान ही चलेगा। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे, ताकि आवश्यक खाद का उपयोग बिल्कुल किसान करें, लेकिन अनावश्यक उपयोग ना हो कि जरूरत ही नहीं है और हम डालने का काम कर रहे हैं। तो ये खेत बचाओ अभियान में हम किसान भाई बहनों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनको जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। इधर झारखंड में भी इस वर्ष मानसून के दौरान अल्पवृष्टि की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसे देखते हुए कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों से वैकल्पिक खेती की अपील की है। साथियों, इस वर्ष खरीफ मौसम में सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूझबूझ और समझ के साथ अगर काम लिया जाए
तो आने वाले समय में सुखाड़ की सामना भी मजबूती के साथ किया जा सकता है। जहां भी मई जून में बारिश हो, तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले। मेड़ को मजबूती से बनाएं ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे। धान पर पूरी तरीके से फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़वा, अन्य फसलों को अपनाएं। सरकार लगातार किसानों के बीच सही तकनीक, बीज और जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ये सुखाड़ से मजबूती से हम निपट सकें। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार और टाटा स्टील फाउंडेशन की टीम ने बोलियाडीह के एक दुकान से बाल श्रमिक को मुक्त कराया। फाउंडेशन की रेखा कुमारी ने बताया कि चाइल्ड लेबर फ्री जोन के संकल्प के तहत लगातार जागरूकता अभियान और छापेमारी की जा रही है। हाल के दिनों में सूचना मिली थी कि एक दंपति शराब के नशे में रहते हुए अपने बेटा से मजदूरी करवा रहा है। ये बच्चा पढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसके अभिभावक काम करा रहे थे। बच्चे से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। बहुत दिन से मैं जाके उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा बहुत मेरी बातों से कन्विंस हुए। फिर भी दुकान वाले भी उसको नहीं हटा रहे थे और उनके माता पिता भी बच्चे को, और बच्चा है जो इच्छुक है पढ़ने का, वो बोल रहा मैडम हम पढ़ेंगे, मेरी मम्मी खाना नहीं देती है अगर हम काम करने नहीं जाएँ तो। फिर मैंने BDO सर, CO सर से दोनों से बात किया, तो सर वही बोले थे कि विजिट पे चलेंगे, मैं जाकर के कार्रवाई करता हूँ। वही आज उन्होंने CI सर को भेजा मेरे साथ में, तो सर वहाँ जाकर के उन लोग को धमकाए हैं, किए हैं। तो अभी वो बच्चे का पढ़ाई के लिए हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। झारखंड समेत देश भर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें डॉग लवर्स की ओर से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के पूर्व आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पुराने निर्देशों में बदलाव की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। स्पष्ट कहा है कि उनका पुराना आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस पहले के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो सार्वजनिक स्थानों से अधिकारियों द्वारा पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। वर्मा पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बीते साल पूर्व न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले हुए नोटों की बरामदगी की गई थी। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा किए गए नोटिस स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। बीते 25 फरवरी को समिति का पुनर्गठन किया गया था। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल थे। वर्मा ने बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिससे उनके खिलाफ जारी महाभियोग की कार्रवाई निष्प्रभावी हो गई।
वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले नोटों की गड्डियां बरामद होने के बाद से आलोचनाओं का वो सामना कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश भर में मंदिर ट्रस्टों या किसी भी धार्मिक संस्था के पास मौजूद सोने के मुद्रीकरण की कोई योजना नहीं है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस तरह की अटकलें और अफवाहें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिरों के सोने को लेकर फैलाए जा रहे दावों पर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि मंदिरों में रखे सोने के मुद्रीकरण को लेकर वायरल हो रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार की ओर से मंदिरों, धार्मिक संस्थानों या फिर ट्रस्ट्स के पास मौजूद सोने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रालय ने उन दावों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार मंदिरों के सोने के बदले गोल्ड बॉन्ड जारी कर सकती है या फिर उसे राष्ट्रीय रणनीतिक गोल्ड रिजर्व में शामिल करने की तैयारी कर रही है। मंत्रालय ने मंदिरों के शिखरों, दरवाजों या धार्मिक संरचनाओं पर लगी सोने की परत को रणनीतिक स्वर्ण भंडार का हिस्सा बनाने जैसी बातें भी पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद बताया है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच उत्पन्न वैश्विक संकट को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील का असर सिमडेगा में भी देखने को मिल रहा है। यहां के लोगों का मानना है कि संभावित ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पेट्रोल डीजल की बचत करना देश हित में है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। सिमडेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह अपील देश हित में की है। वे इस अपील पर खुद अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अपने लाव लश्कर में जो पहले बहुत गाड़ी थी अब 2 गाड़ी पर ही काम चला रहे हैं और सभी को आदेश दिए हैं सरकारी तो कि जितना कटौती हो कर सकें, तो आम जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की बातों पर अपील करनी चाहिए। शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील बिल्कुल व्यवहारिक है। आग लगने से पहले कुआं खोदकर आग बुझाने की तैयारी कर लेना ही बुद्धिमानी है। आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, तो ये कहावत जो है हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी, और वे पहले ही लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि हमें जो है सो उपाय ये है कि वे जैसे घर के बजट को घर का मुखिया जो है सो सोचता है कि हम किस प्रकार से घर को चलाएंगे, उसका पहले से ही व्यवस्था करने का उपाय सोचता है। व्यवसायी अमरदीप प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील में आम लोगों का व्यक्तिगत हित छुपा है। युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है, इसलिए सबों को सतर्क रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह अपील स्वागत योग्य है। हमें निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल के खपत में कमी लानी चाहिए। वहीं व्यवसायी संजय केसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल की खपत में कटौती करना समय की मांग है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम देशवासियों को अपील की है कि हम लोग को कम डीजल पेट्रोल चलाना है, कम खर्च में हम लोग को अति करना है और हम लोग को सोना नहीं खरीदना है। ये अपील किए हैं। इससे पूरा विश्व में युद्ध का जो संकट है उसे हमारे भारत देश में असर हो रहा है। इसे अभी से ही हम लोग अगर ये खर्च में कटौती करें तो हमारा देश और मजबूत रहेगा। इससे हम लोग को सहायता सबको मिलता रहेगा। इस तरह प्रधानमंत्री की अपील का सिमडेगा में व्यापक असर देखा जा रहा है। यहाँ के लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ साथ फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राज्य भर में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में लोहरदगा पुलिस को मादक तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदवा लोहरदगा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने एक वाहन से अवैध ब्राउन शुगर की बड़ी खेप बरामद की है। सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर और स्थानीय अंचलाधिकारी के नेतृत्व में की गई इस
त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करों के पास से एक 4 पहिया वाहन और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। बाबा वैद्यनाथ बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार की ओर से आज देवघर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला प्रशासन के कई अधिकारियों, मंदिर के कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर की डीडीसी पीयूष सिन्हा ने कहा कि यदि सभी लोग अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने में सहयोग करें तो शहर को और स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। डस्टबिन फुल नहीं रहता है, फिर भी डस्टबिन के चारों ओर कचरा रहता है, जिसकी वजह से कई सारे पशु मवेशी आकर के उससे अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर कई बार हम लोग देखते हैं कि कचरे के पास पशु भी दिखते हैं। तो उन सबको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर पाएँ, यही सब एक उद्देश्य के साथ आज हम लोग एसडीओ रवि कुमार ने कहा कि आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे ताकि देवघर की पहचान एक स्वच्छ और सुंदर धार्मिक नगरी के रूप में बनी रहे। विश्वगंगा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मनसिंगी हो गया, मंदिर और टेम्पल के आसपास हो गया, मोहल्ले छोटे छोटे जो गलियां हैं जहाँ पे गीला कचरा सूखा कचरा है, वहाँ पे निगम की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके गीला कचरा सूखा कचरा जो भी जिस स्केल पे हो सकता है हम लोग पूर्णतः सफाई करवाने का ट्राई कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव जितेंद्र राजपाल ने लोगों से मंदिर परिसर सहित शहर की साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की। शहर के सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि किस तरह अपने हम एक ज्योतिर्लिंग को साफ सफाई एक अच्छे से रख पाए। ये सभी देवघर के शहरवासियों की जिम्मेदारी बनती है। बाबा वैद्यनाथ बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने की अपील की। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। देश का कॉफी उद्योग वर्ष 2026 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचता दिख रहा है। जनवरी से अप्रैल महीने की अवधि में कॉफी निर्यात करीब 27% बढ़कर 1.74 लाख टन हो गया है। भारत के कॉफी क्षेत्र ने 2026 की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है। कॉफी बोर्ड के अनुसार जनवरी अप्रैल 2026 के दौरान भारत का कॉफी निर्यात साल दर साल करीब 27% बढ़कर 1.74 लाख टन पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 1.37 लाख टन पर था। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में कॉफी निर्यात का मूल्य 775 करोड़ से बढ़कर 937 करोड़ पर पहुंच गया। प्रति टन औसत निर्यात की प्राप्ति 4.75 लाख रुपए से बढ़कर के 4.95 लाख रुपए हो गई। रोबस्टा कॉफी का निर्यात 36% बढ़ा और ये 85,168 टन पर पहुंचा। इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट कॉफी के री एक्सपोर्ट में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत वैश्विक बाजार के रोबस्टा कॉफी के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, जबकि इंस्टेंट कॉफी जैसे वैल्यू एडेड उत्पादों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2025-26 फसल वर्ष यानी अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच 4 लाख टन से ज्यादा रिकॉर्ड कॉफी उत्पादन का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेहतर पैदावार और अनुकूल मौसम के कारण यह बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का कॉफी उद्योग अब केवल पारंपरिक रोबस्टा निर्यातक तक सीमित नहीं रह गया है। इंस्टेंट कॉफी निर्यात में ये वृद्धि ये दिखाती है कि भारत केवल कच्चे बीन्स ही नहीं बल्कि प्रोसेस्ड कॉफी उत्पादों पर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि उद्योग का भविष्य सकारात्मक है, लेकिन मौसम में अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम अब भी बड़ी चुनौती हैं। अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान और मौसम में बदलाव कॉफी की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर 2026 के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि भारत का कॉफी उद्योग मजबूत वृद्धि के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां बढ़ता उत्पादन, बेहतर निर्यात मूल्य और वैश्विक मांग इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और अब बात करते हैं मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 25 मई तक आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं दोपहर बाद कई जिलों में तेज हवा और बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है। राजधानी रांची में कल बारिश के बावजूद तापमान में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। रांची का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज रांची समेत गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, पूर्व और पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही बारिश के साथ गरज की भी संभावनाएं जताई जा रही है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। आयुष मंत्रालय ने हीट वेव की स्थिति को लेकर परामर्श जारी किया है। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की चपेट में है। लोग घरों से निकल रहे हैं तो चिलचिलाती धूप से उनका सामना हो रहा है। लू के थपेड़े भी उन्हें झुलसा रहे हैं। सूरज की तपिश और तापमान 7वें आसमान पर है। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने लोगों को कुछ सुझाव दिए हैं कि वो कैसे गर्मी को मात दें, क्या करें क्या ना करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। सीधी धूप के संपर्क में आने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पीक आवर्स में बाहर कदम न रखें। नियमित अंतराल पर हाइड्रेशन ब्रेक लें, यानी पानी पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ताज़े फल खाएं। बिना पानी पिए घर से बाहर भी ना निकलें और छांव वाले सुरक्षित स्थानों पर ही आराम करें। तेज धूप में भी भारी श्रम करने से बचें और मरीज और बुजुर्ग अपना विशेष ख्याल रखें। बीमारियों के लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। बच्चों को बंद गाड़ियों में बिल्कुल अकेला न छोड़ें और इमरजेंसी हो तो तुरंत 108 पर कॉल करें। बिना डॉक्टरी सलाह के हैवी डाइट ना लें और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो आप सावधान हो जाएं, जैसे कि चक्कर आना या फिर सिर दर्द के शुरुआती लक्षण, मतली या तेज बुखार का खतरा। हीट स्ट्रोक में बेहोशी के दौरे भी पड़ते हैं और जो हीट स्ट्रोक है बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है और गंभीर स्थिति में 108 या फिर 102 डायल करें और बच्चों और बुजुर्गों को इसका खतरा अधिक रहता है, उनका विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं की भी विशेष निगरानी बहुत ज़रूरी है और बीमार लोग अतिरिक्त सावधानी ज़रूर बरतें। आयुष मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि गर्मी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। तीसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज पहुंचेंगे इटली। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को लेकर 1 जून से चलेगा देश भर में खेत बचाओ अभियान। राज्य में अल्पवृष्टि संभावना को लेकर तैयारियों में जुटा कृषि विभाग। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। लोहरदगा से ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 4पहिया वाहन और 2 मोबाइल जब्त। और देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में आज चलाया गया स्वच्छता अभियान। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों ने भी किया श्रमदान।